ऑल राइट क्लास। तो ये हमारा वेब बूट कैम्प की क्लास नंबर 2 है और इस क्लास के अंदर आज मैं आपको HTML मज़ीद आगे फ़र्दर पढ़ाऊँगा। इससे पहले जो मेरा लेक्चर था ना, उसके अंदर मैंने आपको HTML का ओवरव्यू दिया था, HTML का पेज का स्ट्रक्चर समझाया था क्या होता है, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया था, ये कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। आज हम कुछ टैग्स पढ़ेंगे, मतलब कि जो बेसिक टैग्स हैं वो सारे के सारे कवर करवाऊँगा और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो के अंदर आप कवर करोगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी ना, वो लास्ट वीडियो होगी हमारी इस HTML के कोर्स की। उसके बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट करवाऊँगा HTML का, तो हमारी इन 4 क्लासेस के अंदर टोटल आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। देखिए, मैंने यहाँ पे एक वेब बूटकैम्प का फ़ोल्डर क्रिएट किया था और इसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था जिसका नाम HTML था और इसके अंदर मैंने क्लास 1 नाम की फ़ाइल क्रिएट की थी जिसकी एक्सटेंशन थी .html। ठीक है, आई थिंक सो कि यहाँ तक तो सबने फॉलो कर लिया होगा। कोई भी इशू होता है ना, आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लिया करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। जो पहले से ज्वाइन है वो ईज़िली पूछ लिया करें जिनको जहाँ पे प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को ओपन करता हूँ VS कोड में। तो मैंने आपको तरीका बताया था, मैं यहाँ से VS कोड को न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ और VS कोड इसको न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम अपना वेब बूटकैम्प वाला फ़ोल्डर ओपन करते हैं और अपना वर्क जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से ओपन फ़ोल्डर करूँगा और डेस्कटॉप पे मेरे पास वेब बूटकैम्प का फ़ोल्डर है। पूरा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसके अंदर जो मेरे पास HTML का फ़ोल्डर है मैं उसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस कंप्लीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे हम नेस्टेड काम करेंगे तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हों उसमें। तो ये हमारा क्लास 1 का काम था। ठीक है, अब इस क्लास 1 वाली फ़ाइल को मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और इस HTML वाले फ़ोल्डर के अंदर मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट करूँगा। देखो, मैंने पहले वाले ऑप्शन पे अभी क्लिक किया है तो वो मेरे से फ़ाइल का सजेशन मांग रहा है। तो इसको मैं नाम दे दूँगा क्लास 2 डॉट एक्सटेंशन। अभी के लिए HTML है क्योंकि हम अभी HTML को सीख रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने कर ली। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो भी काम करेंगे उसके लिए सबसे पहला काम क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। तो मैंने अपना कोड भी स्टार्ट करना है तो मुझे पहले क्या चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, इसका स्ट्रक्चर। तो जल्दी से इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने HTML लिखा, उसने मेरे लिए टैग खुद ही क्लोज़ कर दिया। इसके बाद मेरे पास HTML के अंदर 2 टैग्स होते थे, एक होता था हेड का टैग, एंटर करूँगा तो वो खुद ही मेरे लिए बना देगा, और एक होता था बॉडी का। अब देखो, मैं सिर्फ बॉडी लिख रहा हूँ, वो मुझे सजेशन में खुद दे रहा है, एमिट एब्रीवेशन कह रहा है कि क्या आप बॉडी का टैग चाहते हैं। मैं सिंपल एंटर कर दूंगा तो वो मेरे लिए बॉडी का टैग खुद से क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा है VS कोड का। आगे चल के तो मैं इसका एक और शॉर्टकट भी बताऊंगा अगली क्लास में, उससे तो आप एक ही की प्रेस करोगे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके पास खुद ही क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हेड के अंदर मेरे पास कौन कौन सा टैग होता था, अभी के लिए एक ही आपको बताया मैंने, वो है टाइटल का टैग। तो एंटर करूँगा, मेरे पास टाइटल का टैग आ गया, इसको मैं नाम दे दूँगा क्लास 2। ठीक है, और बॉडी के अंदर अभी हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो अब इस क्लास 2 वाली फ़ाइल को मैंने ओपन करना है, तो मैं वापस उस फोल्डर में जाऊँगा जहाँ पे मेरी ये फ़ाइल पड़ी है और यहाँ पे HTML वाला फ़ोल्डर, इसके अंदर क्लास 2, इस पर डबल क्लिक करके इसको सिंपल ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये क्लास आ गई है, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसको क्लोज़ कर देता हूँ और ये आपके सामने है। ठीक है, अब इस क्लास 2 वाली के अंदर हमने काम क्या करना है, वो काम जो है वो अभी हम सीखेंगे। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँगा और HTML सर्च कर लेता हूँ। ये सिर्फ आपके लिए है ताकि आप रेफरेंस ले सको चीज़ों का और उनको ठीक से समझ सको। नहीं तो मैं कोड एडिटर के अंदर सारा कोड लिख के चला जाऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगी चीज़ों की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा हेडिंग से। हेडिंग क्या होती है, अगर आपने अपने वेब पेज के अंदर कोई हेडिंग लिखनी हो, जैसे कि ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HTML हेडिंग्स। अब ये भी तो एक हेडिंग ही है ना जो आपके सामने इस पेज के ऊपर शो हो रही है। तो इस हेडिंग को किस तरीके से आपने इंसर्ट करना है अपने वेब पेज के अंदर, उसके लिए आपको चाहिए होता है हेडिंग का टैग। ठीक है, तो हेडिंग मेरे पास 6 टाइप की होती है, H6 से लेके H1 तक या H1 से लेके H6 तक। H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, 2 उससे छोटी, 3 उससे छोटी, एंड अप टू सॉन। और 6 वाली जो है वो सबसे छोटी होती है। और अगर आप रिवर्स ऑर्डर में ऊपर की तरफ आओगे तो 6 वाला सबसे छोटा, फिर 5 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा, 2 उससे बड़ा और 1 सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितनी हेडिंग्स हैं HTML के अंदर, 6 हेडिंग्स हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। HTML, क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी HTML किस पे बेस करती है, टैग्स पे। तो इनके कोई ना कोई स्पेसिफिक टैग्स होंगे, तो इनका नाम है आपके सामने, देखो HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 टैग टू H6 टैग्स।
ठीक। तो H1 टैग डिफरेंस तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। H1 टैग अगर आपने इंसर्ट करना है तो आपने सिंपल वहाँ पे क्या लिखना होगा, कोड एडिटर के अंदर H1 लिखना है और H1 का क्लोजिंग टैग बनाना है, H2 लिखना है, H2 का क्लोजिंग टैग बनाना है। इसको तो आप मतलब कि आदत बना लो कि जो टैग ओपन करना है उसको क्लोज़ करना है, और जो टैग आप ओपन और क्लोज़ कर रहे हो ना उसके दरमियान में आपने अपना कंटेंट लिखना है जो आप शो करवाना चाहते हो। ठीक है, अब ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स होंगे, तो उनके लिए मैं बिल्कुल दबा दबा के चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि उनका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर होता रहे। ठीक, तो H1 से लेके H6 तक 6 हेडिंग्स हैं, इनको मैं एडिटर पे चलता हूँ और आपको कोड करके इसको लिख के दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग हमने कौन सी पढ़ी थी, H1। अब सवाल ये पैदा होता है कि H1 बॉडी में लिखना है या हेड के अंदर लिखना है या हेड के बाहर लिखना है। अब आपकी कॉमन सेंस वैसे क्या कह रही है, कहाँ पे लिखना चाहिए? अगर आप मतलब कि बिल्कुल बिगनर्स हैं, एडवांस जो है उनको तो पहले ही पता होगा। देखो अगर मैं हेड के अंदर लिखूंगा, हेड के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे पास एक ही टैग होता है जिसका नाम टाइटल होता है, हेड को तो छेड़ना ही नहीं है। नीचे बॉडी में आ जाओ, बॉडी मैंने आपको बताया था ये जितना भी आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है ना अपनी स्क्रीन पे, जिसके अंदर हमने अपना काम करना है, तो ये स्क्रीन का एरिया जो है, ये देखें ये वाइट वाला स्क्रीन का एरिया, ये सारा का सारा आपका बॉडी को कवर कर रहा है। ठीक है, तो बॉडी टैग के अंदर ही लिखूंगा ना तो बॉडी के अंदर मुझे शो होगा। तो मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ। हेडिंग 1 मीन्स के मुझे हेडिंग 1 चाहिए, H1 मीन्स हेडिंग 1। तो एक तरीका है कि मैं खुद बाय डिफ़ॉल्ट इसको टाइप करके लिखूँ, एक तरीका है यहाँ पे मुझे एमिट एब्रीवेशन खुद ही हिंट दे देता है। अगर मैं H1 टाइप करके एंटर करता हूँ तो वो मेरे लिए खुद ही टैग बना देता है। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1। इज़ इट क्लियर? इसके बाद हेडिंग 2 का टैग है, एंटर करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 2। ठीक, इस तरीके से हेडिंग 3 का टैग है, इसके अंदर लिख देते हैं हेडिंग 3। ओके, इसके बाद हेडिंग 4 है, इसके अंदर लिख देता हूँ हेडिंग 4, और इसके बाद हेडिंग 5। अब ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लगे, वैसे मैंने आपको दिखा तो दिया है लेकिन हम कोड के थ्रू भी इसको देख लेते हैं एक दफ़ा प्रैक्टिकल करके ताकि मज़ीद चीज़ें आपके सामने खुल सकें। यहाँ पे H6 है, H6 में लिख देता हूँ हेडिंग 6। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, आप यूँ भी लिख सकते हो, आप H2 को उसके सामने भी लिख सकते हो, H3 को भी उसके सामने लिख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं लाइन ब्रेक इसलिए करता हूँ ताकि रीड एबिलिटी आपकी जो है वो थोड़ी सी हमें अच्छी मिल सके। अभी देखो यहाँ पे हमें समझ आ रही है H1 है, H2 है, H3 एंड अप टू सो ऑन। एक ही लाइन में लिखेंगे तो वो सारा मिक्स हो जाएगा काम, इस वजह से। ठीक है, हाँ ये नहीं कर सकते कि H1 हेडिंग 1 का टैग है उसके अंदर आपने अपना लिख दिया और उसके अंदर ही आप हेडिंग 2 का टैग डाल रहे हो। कर तो सकते हो लेकिन वो ट्रीट क्या होगा, उसका मेन पेरेंट कौन होगा, हेडिंग 1 होगा, तो इस वजह से वो हेडिंग 1 ही मुझे शो हो रहा होगा। ठीक, अब इसको कंट्रोल एस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमने ऑटो सेव इस पर ऑन कर लिया है। अब मैं वापस ब्राउज़र पे आता हूँ और ब्राउज़र को करता हूँ रिफ़्रेश। कैन यू सी दिस? मेरे पास 6 हेडिंग्स आई हैं और डिफरेंस आपके सामने है सबका। ठीक है, वापस चलते हैं। क्या हो अगर मैं H7 डाल दूँ? बना सकते हैं ना। अब पहले तो देखो H7 लिख रहा हूँ, मुझे VS कोड कोई सजेशन ही नहीं दे रहा क्योंकि HTML के अंदर H7 वाली कोई हेडिंग है ही नहीं, लेकिन हम फोर्सफुली इसको खुद ही बना लेते हैं। लेट से खुद बना सकते हैं ना, टैग ओपन किया, टैग क्लोज़ किया, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 7। वैसे ही मतलब कि मुझे आदत है चीज़ों को खुरेदने की, तो मैं देखता हूँ कैसे होता क्या है। पेज को चल कर रिफ़्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे हेडिंग 7 आ गई है, लेकिन इन सब में देखो डिफरेंस और इस हेडिंग 7 में देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो साइज़ का, हेडिंग 6 के बाद अगर 7 होता तो वो उससे छोटा होता। दूसरा, जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सारी की सारी आपके पास बोल्ड हैं, जबकि ये वाला जो है ये बोल्ड नहीं है। अब ये बोल्ड क्या होता है? बोल्ड मीन्स के थोड़ा सा उसको डार्क करके लिखा हुआ है हेडिंग्स को, लेकिन ये जो हेडिंग 7 है इसको डार्क करके नहीं लिखा हुआ। तो इट मीन्स यहाँ से साबित हो जाता है कि मेरे पास 6 से ऊपर कोई हेडिंग्स हैं ही नहीं HTML के अंदर। ठीक, तो अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे कमेंट्स डालूंगा, कमेंट्स का आपको बता देता हूँ कमेंट्स क्या होते हैं। अब कोई काम आप कर रहे हो ना, लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC, या फिर जैसे अभी मैंने कमेंट डालना है कि मैं आपको हेडिंग्स पढ़ा रहा हूँ, तो हम यहाँ पे हेडिंग्स लिख देते हैं और इसको मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग हेडिंग्स। ठीक है, अब ये लाइन अगर तो मैं सेव करके पेज पे जाके पेज को रिफ़्रेश करूँगा ना, आपके सामने मैं करके आपको दिखाता हूँ, तो देखो ऊपर मेरे पास स्टार्टिंग हेडिंग्स आ रहा है।
ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्टिंग हेडिंग मेरे पास इस तरीके से ना आए, बल्कि मैं इसको कमेंट कर दूँ ताकि जब मैं इस कोड को दोबारा ओपन करूँ तो मुझे पता लगे कि यहाँ पे मैंने काम क्या किया था। तो इस केस के अंदर इसको मैं क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। कमेंट का एक्शन जो है वो उस ब्राउज़र के ऊपर, आपके वेब पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होता। ठीक है। तो अब कमेंट डालना कैसे है, कमेंट डालने के लिए सिंपल इसको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करो तो ये आपके लिए खुद ही कमेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है। जिसको नहीं पता कंट्रोल क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश क्या होती है, क्विकली मैं उसके लिए बस एक छोटा सा माजरत के साथ, जितने भी यहाँ पे एडवांस बैठे हुए हैं वो कहेंगे क्या बेफजूल बंदा है ये। अब देखो जैसे H1 टैग है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये कीबोर्ड पे देख लो, कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये जो पीछे की तरफ होती है बैकवर्ड होती है, ये आगे वाली फॉरवर्ड है। इसको क्लिक करूँगा तो देखो उसने H1 को क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया है। ठीक है। अब एक दफ़ा इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और एक दफ़ा आपको पेज के ऊपर दिखाता हूँ इसका इफेक्ट क्या होगा। देखो मैंने स्टार्टिंग हेडिंग्स को भी कमेंट कर दिया और H1 वाली हेडिंग को भी क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया। मैं वापस जाता हूँ, पेज को यहाँ से ओपन ही कर लेते हैं और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो वहाँ से स्टार्टिंग हेडिंग्स वाली लाइन भी गायब, हेडिंग 1 वाली लाइन भी गायब। क्यों? क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया। ठीक है। अब हेडिंग 1 तो मुझे चाहिए ना, क्योंकि हमारा कमेंट सिर्फ इतना सा था। तो वापस अनकमेंट करने के लिए इसको वापस पूरे को सिलेक्ट करो, वापस कंट्रोल प्रेस करके फॉरवर्ड स्लैश करो तो वो अनकमेंट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ से मैंने अभी एक आपको नई चीज़ बताई जिसका नाम है कमेंट्स। तो इसी के बाद हेडिंग्स के बाद मैं कमेंट्स ENTSCOMM कमेंट्स आ गया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, यानी कि CTRL प्लस स्लैश। इसको वापस कमेंट कर देता हूँ। ये सिर्फ आपके लिए कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करोगे। नोट्स आप मतलब कि अपने लिए अगर बनाओगे तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। नहीं तो ये गिटहब के ऊपर जब मैं अपलोड करूँगा तो उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूँगा, तो ये आपको कोड सारा का सारा वहीं से मिल जाएगा। ठीक है। कमेंट्स आपको समझ आ गए। अब हम टैग्स के ऊपर ज़रा जोर देते हैं और सारे के सारे टैग्स को एक्सप्लोर करते हैं। हेडिंग्स के बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो है पैराग्राफ टैग। मैं यहाँ पे पैराग्राफ की हेडिंग दूंगा और कमेंट कर दूंगा। पैराग्राफ के लिए आपको सिंपल चाहिए पी का टैग। पी लिख के एंटर करोगे तो आपके लिए पैराग्राफ का टैग क्रिएट कर देगा। ठीक है। पैराग्राफ टैग के अंदर आप कुछ भी लिखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 2 वेब बूट कैंप। ठीक है। और वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसको मैंने सेव पहले ही किया हुआ है, मतलब ऑटो सेव वाली एक्सटेंशन इस पर इनेबल है। चल के पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखो उसने मेरे लिए यहाँ पे क्या कर दिया, क्लास 2 वेब बूट कैंप वर्चुअल इंस्टीट्यूट कंप्यूटर साइंस का एक पैराग्राफ क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब पैराग्राफ चाहे जितना मर्जी बड़ा हो आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक, ये पैराग्राफ था। अब एक और ट्रिक बताता हूँ आपको। आपने पी का टैग डाला, मतलब पैराग्राफ टैग सिंपल। अब आप चाहते हो इसमें मेरे पास कोई रैंडम टेक्स्ट आए। रैंडम टेक्स्ट लाने के लिए लॉरम बाय डिफ़ॉल्ट इस VS कोड के अंदर होता है जो पैराग्राफ के अंदर आपको डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। अब ये लॉरम क्या है, ये मतलब कि मैं आपके लिए मुश्किल नहीं करूँगा। आप सिंपल पैराग्राफ टैग के अंदर लिखो LOREM। देखो हिंट में मुझे वो क्या कह रहा है, एमिट एब्रीवेशन। क्या आप लॉरम का टेक्स्ट लेना चाहते हैं, मैं डमी टेक्स्ट लेना चाहता हूँ ना। एक तो तरीका आप खुद से पैराग्राफ के अंदर अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, एक तरीका लॉरम का हम यूज़ नहीं करते वैसे, लेकिन हम जब आगे स्टैटिक पेज बनाएंगे ना CSS और HTML की हेल्प से, तो वहाँ पे हम ये लॉरम का टेक्स्ट यूज़ करेंगे। क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब तो प्रोफेशनल खुद से लिखेंगे, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉरम का टेक्स्ट डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं वापस M लिखता हूँ। अब मुझे वो हिंट दे रहा है, अगर मैं प्रेस कर दूंगा ना एंटर, तो ये देखो सारा का सारा टेक्स्ट उसने मेरे लिए खुद से लिख दिया। मैं वापस चलता हूँ, आपको पेज पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखो ये सवा लाइन जो लिखी हुई है ये मैंने नहीं लिखी, मैंने लॉरम जो है उसका यूज़ करके इस टेक्स्ट को लिखा है। ठीक है। अब ये तो था बाय डिफ़ॉल्ट। मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ, मैंने लॉरम एंटर किया था, उसने मेरे लिए टेक्स्ट दे दिया था। अब आप चाहते हो आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए, तो लॉरम जितना मर्जी टेक्स्ट चाहिए, कि जितने वर्ड्स चाहिए उतने नंबर्स दे दो, तो ये आपके लिए उतने वर्ड्स जनरेट कर देगा। मैं कहता हूँ लॉरम 300। देख रहे हो यहाँ पे सजेशन के अंदर 300 वर्ड्स का इतना बड़ा पैराग्राफ। अब ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसको 100 कर देता हूँ। तो 100 क्योंकि ज़ीरो अब लास्ट में है। ये देखो इतना पैराग्राफ जो है ये मेरे लिए क्रिएट होगा। मैं सिंपल एंटर करता हूँ तो यहाँ पे कैन यू सी दिस पैराग्राफ टैग इज़ फुल विद 100 वर्ड्स। मैं वापस पेज पे आके आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊंगा। देखो
यहाँ पे 100 वर्ड्स जो हैं वो मेरे लिए क्रिएट हो गए हैं। अब ये 100 वर्ड्स किसके हैं? सारे के सारे पैराग्राफ टैग के हैं। ठीक है, एक बात याद रखनी है आपने, हम जिस टैग को डिस्कस करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग ही हमने चलना है। वापस कंट्रोल Z करता हूँ और इस लॉरम को सिर्फ 10 कर देता हूँ। लॉरम 10 करूँगा तो वो मेरे लिए 10 वर्ड्स का एक छोटा सा पैराग्राफ डमी क्रिएट कर देगा। ठीक है, इस पैराग्राफ के बाद अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको बतानी है मैंने, कुछ फॉर्मेटिंग के टैग्स होते हैं। फॉर्मेटिंग मीन्स कि आप कोई चीज़ फॉर्मेट करना चाहते हो अपने वेब पेज के ऊपर। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैग्स हैं, हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टैग है बोल्ड का टैग। सिंपल बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बी लिख के एंटर करोगे तो वो आपके लिए क्या क्रिएट कर देगा? बोल्ड का टैग क्रिएट कर देगा। अब मैं इस बोल्ड के अंदर लिखता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, ये बोल्ड के अंदर मैंने अपना नाम लिखा। मैं वापस पेज पे जाके पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखें, यहाँ पे मेरे लिए एक पैराग्राफ समझ लो इसको या हेडिंग समझ लो, एक सिंपल टेक्स्ट तो आया, लेकिन वो क्या हो के आया? बोल्ड हो के आया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो मेरा जो नाम है वो बोल्ड हो के लिखा हुआ है, जबकि पैराग्राफ टैग के अंदर आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, सिंपल टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी रिक्वायरमेंट होती है सम टाइम आपको कोई चीज़ बोल्ड करनी पड़ जाए। अब ये सारा काम आप CSS के थ्रू तो वैसे ही करोगे, मैं आगे आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप इन सबको HTML के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब इस बोल्ड टैग के बाद जो नेक्स्ट टैग है वो है इटैलिक का। इटैलिक मीन्स के आई का टैग डालोगे वो आपको खुद ही सजेशन दे देगा। इसको इंटर कर दोगे तो आई टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ CS। ठीक है, इसको एक ही लाइन में रख लेता हूँ ताकि यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमारा अच्छा रहे। मैंने लिखा आई टैग के अंदर वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब इससे होगा क्या, चल के देख लेते हैं खुद ही ब्राउज़र पे। मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे लिए वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस तो आ गया, लेकिन वो थोड़ा सा आप देख रहे हो इटैलिक हो गया है। इटैलिक मीन्स के थोड़ा सा वो टेढ़ा हो जाता है टेक्स्ट। ठीक है, मुड़ जाता है, डिंगा हो जाता है। तो ये इटैलिक टैग की हेल्प से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टैग है, नेक्स्ट टैग है आपके पास स्ट्राइक का टैग। स्ट्राइक लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे तो ये आपके लिए एक टैग क्रिएट कर देगा। अब ये रेड कलर का क्यों है, इसको इग्नोर कर दो, वो VS कोड वाले की मर्ज़ी, आपको ब्लू में दे, रेड में दे, पर्पल में दे, येलो में दे, हमने काम लेना है सिर्फ उससे। अब ये जो स्ट्राइक का टैग है ना, स्ट्राइक का टैग करता क्या है? सम टाइम आपने ऐसा देखा होगा ना किसी शॉपिंग ऐप के ऊपर RS 2000, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ बोल्ड के अंदर RS 1500। ठीक है, मैं वापस पेज पे चलता हूँ, अभी आपको समझाता हूँ स्ट्राइक होता क्या है। मैं पेज पे चल के पेज को एक दफ़ा रिफ़्रेश करूँगा और देखें यहाँ पे RS 2000 वो आया जो स्ट्राइक टैग में था। अब उस स्ट्राइक टैग ने क्या किया, उसके ऊपर एक ये इस तरीके से उसके ऊपर एक लाइन लगा दिया, और आगे जो मैंने बोल्ड टैग में लिखा था वो तो मुझे बोल्ड होके सिंपल दिखेगा। तो यहाँ पे आपने अक्सर शॉपिंग ऐप्स के अंदर देखा होगा कि इस तरीके से प्राइस के ऊपर कट मार्क लगा होता है या लाइन लगी होती है, तो वो इस स्ट्राइक टैग के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, आप अपनी कस्टम भी बना सकते हो HTML CSS के थ्रू, तो HTML CSS से तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये स्ट्राइक टैग आपको समझ आ गया। बोल्ड तो वैसे ही मैंने पहले समझा दिया था। अब आप लोगों के माइंड में यहाँ पे कुछ आ रहा होगा कि क्या मैं एक टैग के अंदर दूसरा टैग डाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। लाइक मैं चाहता हूँ कि जो बोल्ड में RS 1500 आ रहा है ना, ये इटैलिक होके आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इटैलिक टैग बनाना पड़ेगा। मैं एंटर करता हूँ, इस इटैलिक टैग के अंदर मुझे उस बोल्ड टैग को लिखना है, सिंपल। तो यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, जो मैंने कॉपी किया था। तो यहाँ पे इटैलिक टैग के अंदर मेरे पास क्या आ गया, वो वाला बोल्ड टैग आ गया। तो अब क्या होगा, 1500 बोल्ड होके भी आएगा और इटैलिक होके भी आएगा। वापस चलता हूँ पेज पे और इसको रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। देखो 1500 पहले कैसे था और अब कैसे हो गया, इटैलिक भी हो गया और बोल्ड भी है। तो जवाब हाँ है, आप टैग के अंदर टैग को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई रुकावट नहीं है। अब बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, स्ट्राइक हो गया। इसके बाद दो टैग्स और होते हैं, एक होता है सबस्क्रिप्ट टैग और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट टैग। मतलब कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबस्क्रिप्ट के लिए आपने लिखना है SUB, ठीक है, और सुपरस्क्रिप्ट के लिए आपने लिखना है SUP। ठीक है, यानी सुपरस्क्रिप्ट होगा तो SUP, सबस्क्रिप्ट होगा तो SUB। अब इनका काम क्या है, काम अभी आपको समझ आ जाएगा। मैं सबस्क्रिप्ट से पहले लिख देता हूँ H2SO
या फिर H2 को इसमें डाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ भी आए, और यहाँ पे S डाल देता हूँ। अब ये जो केमिस्ट्री वाले हैं उनको फार्मूला पता होगा, मैं यहाँ पे एक और सबस्क्रिप्ट का टैग डालता हूँ H2SO4 आई थिंक, क्या कोई भी है, सिर्फ अभी यहाँ पे समझाना क्या मकसूद है कि किस तरीके से ये सबस्क्रिप्ट वर्क करता है। H2SO, बल्कि O तो बाहर आएगा आई थिंक, यहाँ पे 4 आना चाहिए और O को बाहर कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से सुपरस्क्रिप्ट का टैग है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ X और X यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ठीक है, अब देखना सबस्क्रिप्ट क्या करता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है। मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल H, फिर सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखा है 2, फिर SO को बाहर लिखा है, फिर सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखा है 4। SO बाहर ही लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का टैग ओपन किया है, सबस्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे क्लोज किया है और उसके अंदर मैंने 4 लिखा है। इस तरीके से 2 को मैंने सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है और सुपरस्क्रिप्ट में मैंने X को बाहर रखा है, 2 को अंदर रखा है। अब चलता हूँ आपको पेज रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखो जो मैंने H2SO4 लिखा था ना सबस्क्रिप्ट टैग में, सबस्क्रिप्ट उसको क्या कर देता है, बेस में डाल देता है। अब जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है उसको पता है बेस क्या होती है, मतलब कि कोई भी चीज़ एक वेरिएबल की नीचे बेस में चली जाती है। ठीक है, तो ये काम कर रहा है सबस्क्रिप्ट, और सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, उसको पावर में डाल देता है सिंपल। यानी कि X मैंने आगे सुपर के अंदर यानी SUP टैग में 2 लिखा था, तो उसने क्या किया, इसको पावर में डाल दिया, और इस वाले को उसने सिंपल क्या किया है, नीचे बेस में उसकी पावर में शो कर दिया। ठीक है, तो ये था सबस्क्रिप्ट टैग और सुपरस्क्रिप्ट टैग। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि रिफ्लेक्ट ना हो। ये पैराग्राफ था, कमेंट्स भी आपको मैंने बता दिए और हेडिंग्स को भी हमने कंटिन्यू कर लिया। नेक्स्ट जो चीज़ आपको करवानी है आई थिंक सो, इसलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन को रेफरेंस करता हूँ ताकि जो चीज़ें मेरे से मिस हो जाए वो मैं यहीं से आपको देख देख के बताता रहूँ। इसके अलावा अब ये तो एडवांस टॉपिक्स हैं, हमने टेबल बनाना सीखना है, फॉर्म बनाना सीखना है, लिस्ट बनाना सीखनी है, ये एडवांस टॉपिक्स हैं। कोशिश करूँगा आज के लेक्चर में अगर कवर हो गए, नहीं तो फिर इनको कल करेंगे। अभी जो नेक्स्ट चीज़ हम करने जा रहे हैं वो है फ़ॉन्ट का टैग। इसको भी फॉर्मेटिंग में रख सकते हो, मतलब फ़ॉन्ट का टैग होता है सिंपल, फ़ॉन्ट के टैग में मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, पेज को चल के रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आती है मेरे पास। देखो हेलो वर्ड आ गया है मेरे पास। ठीक है, सिंपल। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट किया है यहाँ पे, ये जो हेडिंग का टैग है ना, इसके बाद मैं जो भी टैग डालता हूँ ना वो नीचे वाली लाइन में आ जाता है। फिर हेडिंग के बाद कोई और टैग डालता हूँ तो वो भी नीचे वाली लाइन में आ जाता है। सेम इसी तरीके से पैराग्राफ वाला टैग है, उसके बाद अगर मैं कोई भी टैग डालूँ, पैराग्राफ का ही डाला हुआ है, वो भी उसके नीचे आ गया है। उसके बाद मैंने जितने भी फॉर्मेटिंग के टैग्स यूज़ किए हैं ना, उन सब की आउटपुट एक दूसरे के बाद आ रही है। ठीक है, इसी से मुझे एक नया टैग याद आया है। चलो मैं फ़ॉन्ट पे आता हूँ वापस। अब देखो जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है ना, इसके बाद आगे जो वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस लिखा है, मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में आए। अब क्योंकि ये फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं, ये मैं आगे बताऊँगा इनलाइन और ब्लॉक लेवल क्या होता है CSS के अंदर, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नाम के बाद आगे वाला जितना भी कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आए। अगर तो मैं सिर्फ इसको भेजूंगा ना, वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस को, इसको नीचे वाली लाइन में करूँगा तो आगे वाले ऑटोमेटिक नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इसके बाद लिखे हुए हैं। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक टैग होता है जिसको कहते हैं BR, यानी कि ब्रेक लाइन, ब्रेक टैग, इसको ईजिली बोल लो। अब मैंने अपने नाम के बाद वो करना है ना, वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस को नीचे वाली लाइन में भेजना है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, BR लिख दूंगा, तो ये मेरे लिए क्या कर देगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, मैं वापस कोड एडिटर पे, सॉरी ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। कैन यू सी, मेरा नाम ऊपर है, बाकी सारा कुछ नीचे आ गया। तो चलो इसी बहाने आपको एक नया टैग पता लग गया है, विच इज़ BR का टैग, और ये इंपॉर्टेंट है। एक तो है कस्टम तरीका कि आप CSS के थ्रू कर लो, एक HTML ने आपको बना बनाया टैग दे दिया, सिंपल लगाओ, लाइंस को ब्रेक करो। अब ये क्योंकि फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं, इस वजह से सारे के सारे एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ CS ये यहीं पे रहे, आगे वाले नीचे हैं, फिर RS 2000 वहीं पे रहे, चलो 1500 भी उसके सामने रहे, क्योंकि ये हमारा एक ही टॉपिक का, एक ही टैग का था। और ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट इनको अलग-अलग कर देता हूँ, और इस फ़ॉन्ट वाले को तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सब के आखिर में BR का टैग लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे पहले BR का टैग लगाता हूँ। अब ये मैंने आपको बताया कि आप टैग के आगे भी टैग लगा सकते हो। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपने टैग को क्लोज़ किया हो। अब आई टैग मेरा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद मैं कोई भी नया टैग यूज़ कर सकता हूँ। अब ये टैग आप आगे यूज़ करो,
10 लाइनें छोड़ के यूज़ करो, ये आपके अपने ऊपर है। ठीक है, मैं उसके सामने ही रख देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो, और एक BR का टैग इधर लगा देता हूँ, एक BR का टैग इधर लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने 4 BR के टैग लगाए। इनसे होगा क्या, सिर्फ जिस लाइन के आखिर में लगाया वो लाइन ब्रेक कर जाएगी। देखो ये इन दोनों, अब 2000 के बाद BR नहीं लगाया तो इसलिए 1500 उसके सामने ही आ रहा है। H2SO4 के बाद BR नहीं लगाया इसलिए एक्सकेयर उसके सामने आ रहा है। एक्सकेयर के बाद BR लगाया तो हेलो वर्ल्ड नीचे वाली लाइन में आ गया। ठीक है, तो वापस चलते हैं और फॉन्ट टैग मैं आपको समझा रहा था उसको कंटिन्यू करता हूँ। फॉन्ट टैग में मैंने सिंपल लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, मतलब कि फॉन्ट टैग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो ना, तो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब फॉन्ट टैग से हुआ क्या है, मुझे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख रहे हो हेलो वर्ल्ड मिल गया। अब इसको आप कंपेयर कर लो, ये सेम टू सेम किसकी तरह काम कर रहा है, पैराग्राफ टैग की तरह काम कर रहा है। तो मैंने इसको फिर मतलब कि अगर ये पैराग्राफ टैग की तरह काम कर रहा है तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट का टैग क्यों लिखा है, मैं सिंपल पी का टैग भी तो यूज़ कर सकता था ना। अब जवाब है इसका कि यहाँ पे हम एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हर वो टैग कोई ना कोई एट्रीब्यूट लेता है जो उसके अंदर डिफाइंड होता है। अब ये एट्रीब्यूट क्या बनाए, इसको थोड़ी सी देर के लिए थ्योरेटिकल समझाऊंगा, प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, सिर्फ इसको समझ लो फिर वापस आ जाना। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखो ये जो फॉन्ट का टैग है ना, सिंपल ये फॉन्ट का टैग यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे फॉन्ट का टैग क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। जिस जगह पे टैग ओपन हो रहा होता है ना, इस जगह पे आप क्या देते होते हो, एट्रीब्यूट्स देते होते हो। ठीक है, एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ए लिख देता हूँ सिंपल शॉर्ट फॉर्म में, मतलब क्या एट्रीब्यूट्स। अब इस ओपनिंग टैग के अंदर आप कितने एट्रीब्यूट्स होंगे ये डिपेंड करता है कितने एट्रीब्यूट्स आपको पता है और कितने एट्रीब्यूट्स इस HTML के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, अब जैसे फॉन्ट का टैग है, इसका एक एट्रीब्यूट है जिसको कहते हैं कलर, COLO। अब इससे परेशान ना होना, मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एक फॉन्ट का एट्रीब्यूट है, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे। अभी के लिए कलर को आपको नहीं समझ आएगी, मैं इसमें लिख के दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो सिर्फ ये समझ लो कि ओपनिंग टैग के अंदर आप एट्रीब्यूट्स दे सकते हो। ठीक है, जस्ट अब किस तरीके से देनी है इसको मैं आपको डिक्टेट करके दिखाता हूँ। ये सारा का सारा वापस हटा देता हूँ और देखो फॉन्ट का टैग है। अब एक तरीका है मैं खुद से लिखूंगा, अब क्योंकि मैं VS कोड को यूज़ कर रहा हूँ तो VS कोड खुद ही मुझे सजेशन दे देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर, COLOR। अच्छा, इसने मुझे सजेशन नहीं दी, ये अच्छी बात है, सजेशन ना दे तो आपको खुद लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये जो कलर मैंने लिखा है ना, इसको आपने फॉन्ट के साथ जोड़ना नहीं है, तो ये फिर फॉन्ट कलर का टैग बन जाएगा एक, इसको अलहदा रखना है। ठीक है, कलर एक एट्रीब्यूट है, आई रिपीट कलर एक एट्रीब्यूट है। अब इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी तो होगी ना, ये याद रखना, हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक, और वैल्यू किस तरीके से आप HTML के अंदर दोगे, इक्वल का साइन लगाओगे, और ये देख रहे हो डबल कोट्स उसने खुद ही मेरे लिए जनरेट कर दिए हैं। आप इन डबल कोट्स की जगह सिंगल भी लगा सकते हो, नो इशू, यहाँ पे आप सिंगल कोट्स लगा लो। अब जिसको कोट्स का नहीं पता, मासूम से जहनों पे आपने ज़ोर नहीं डालना, मैं हाजिर हूँ यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे दूर करूँगा। देखो कलर लिखा, कलर के बाद मैंने इक्वल डालना है, तो मेरे कीबोर्ड पे यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो मैं सिंपल इक्वल प्रेस करूँगा, और ये आपने देखा है कि उसने खुद ही मेरे लिए ओपनिंग और क्लोजिंग कोट को जनरेट कर दिया। तो मैं इसको रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो ये है सिंगल कोट का, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो डबल कोट मिलेगा, सिंपल प्रेस करोगे तो सिंगल कोट। मैं सिंपल प्रेस करता हूँ तो उसने मेरे लिए खुद ही कोट का पेयर जनरेट कर दिया। ठीक है, आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हो, डबल भी। अगर डबल करना है तो शिफ्ट के साथ, सिंगल करना है तो सिंपल। तो मैं जो मर्ज़ी कर लो, काम दोनों का एक ही है। ठीक है, अब इस कलर के अंदर अब मैं आपको समझाता हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। यहाँ पे फॉन्ट एक टैग है, इस टैग के अंदर कलर नाम का एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे A से मेंशन कर देता हूँ, और इस एट्रीब्यूट के बाद ये जो डबल कोट्स है ना, इनके अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे उसको बोलेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, फॉन्ट टैग का नाम ओपनिंग टैग था, यहाँ पे क्लोजिंग टैग है, कलर उसका एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब फॉन्ट के और भी हो सकते हैं, कलर है, फॉन्ट फेस है, फॉन्ट फैमिली है, इस तरीके से मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। फॉन्ट का साइज़ है, तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और हर एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक नया कॉन्सेप्ट पता लगा है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं,
इनको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, टैग की प्रॉपर्टी। कलर को आप यहाँ पे एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो। मैं यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा लिख दूँ, क्योंकि मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से मेरे से सही से नहीं लिखा जा रहा, मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इस कलर को आप एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो, इस कलर को आप प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। ठीक, अब इसको मैं सबको हटा देता हूँ। आपको जो समझाना चाहता था वो चीज़ आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। अब इस कलर को मैंने कोई ना कोई वैल्यू देनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो इस कलर को मैं दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए ग्रीन, क्योंकि कलर्स है ना, कोई भी कलर दे सकते हो। अब ये कलर का जो एट्रीब्यूट है ना, ये फॉन्ट के साथ HTML के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है। मतलब कि जब भी आप HTML के अंदर फॉन्ट का टैग यूज़ करोगे और उसके साथ कलर का एट्रीब्यूट यूज़ करोगे, तो HTML समझ जाएगा कि एक फॉन्ट नाम का टैग है, उसकी एक प्रॉपर्टी है या उसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम कलर है, और उसकी वैल्यू में आप जो वैल्यू दोगे, क्योंकि पहले से डिफाइंड हुई होगी ना कहीं पे, कलर जो भी दोगे तो वो इस टेक्स्ट का कलर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अभी जो मैंने इतना घंटा लगा के आपको समझाया है ना चीज़ को, वो सिर्फ ये छोटी सी चीज़ थी कि एट्रीब्यूट क्या होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, वापस पेज पे चलता हूँ और आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ कि जो मैंने इतना आपका टाइम वेस्ट किया इस चीज़ पे, उससे आखिर हुआ क्या है। कैन यू सी दिस? उसने हेलो वर्ल्ड का कलर क्या कर दिया है, ग्रीन कर दिया। क्यों ग्रीन किया है? क्योंकि मैंने इस फॉन्ट टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी सेट की, उस प्रॉपर्टी को वैल्यू दे दी ग्रीन। ठीक है, अब आगे आ जाओ। एक और इसी का एट्रीब्यूट है या इसी की एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं फॉन्ट साइज़। मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट साइज़ इक्वल करके कोड उसने खुद ही जनरेट कर दी हैं। फॉन्ट साइज़ में आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, और मेरे ख्याल में ये 7 तक जो है मैक्सिमम लेता है। चलो एक एक करके ट्राई कर लेते हैं कि इस पर हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलती है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ और वापस चल के पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। कुछ भी नहीं हुआ। 5 करके देखते हैं, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है मैं स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, साइज़ का एस कैपिटल होगा ज़रूर। वापस चलते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ। एस स्मॉल होगा, फिर इनके दरमियान डैश होगी। अब ये मुझे क्योंकि क्लियर नहीं पता, हम यूज़ इनको काफ़ी ज़्यादा नहीं करते, तो इस वजह से फॉन्ट साइज़, इसकी प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा, इसको देख लेते हैं हम। एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा, यहाँ पे फॉन्ट का टैग अगर मुझे मिल जाए, फॉन्ट फॉन्ट टाइटल टेबल, सर्च कर लेते हैं फॉन्ट टैग इन HTML। अच्छा, पढ़ा वहीं पे हुआ है, सिर्फ मुझे यहाँ पे दिखा नहीं है। ये देखो पैराग्राफ का टैग था, पैराग्राफ के टैग के अंदर ये जो स्टाइल का इसने यूज़ किया है ना, ये CSS यूज़ कर रहा है। अभी इसको छोड़ दो, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो फ़ॉन्ट का टैग है, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र क्यों नहीं आ रहा। ये तो इसने मुझे बता दिया फ़ॉन्ट का टैग है। अच्छा, फ़ॉन्ट का टैग इसने यूज़ करके नहीं दिखाया कहीं पे। वापस चलते हैं, किसी और का रेफरेंस ओपन कर लेते हैं। इसको चेक करते हैं। यस, ये फ़ॉन्ट का टैग है, यहाँ पे एट्रीब्यूट होगा और एट्रीब्यूट के अंदर उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। ये रहा फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट की टाइप है, फ़ॉन्ट का कलर है। इसने अगर यहाँ पे करके दिखा, अच्छा फ़ॉन्ट साइज़ सिंपल साइज़ है, मैं वहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिख रहा था, इसीलिए मिस्टेक कर रहा था मैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ साइज़ लिखता हूँ, इक्वल करके कोई ना कोई वैल्यू देता हूँ। अभी के लिए 2 दे के देखते हैं क्या होता है। पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो उसने मेरे लिए 2 के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया। मतलब कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे तो वैल्यू आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आओगे तो साइज़ आपका डिक्रीज़ होगा। सबसे बड़ा जो है ना वो 7 है, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद है। ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने इसको साइज़ 7 दिया, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, कैन यू सी 7 के अकॉर्डिंग उसने साइज़ इसका बढ़ा दिया, और ये हेडिंग 1 से भी ज़्यादा बड़ा है, आप कंपेयर कर सकते हो। वापस आते हैं, 7 से ऊपर कोई दे के देखते हैं। लेट्स से मैं 10 देता हूँ, वो पिक नहीं करेगा। देखो मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, उसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है ना वो आपके पास 7 तक है। आप 1 से लेके 7 तक कोई भी दे सकते हो। अगर मैं 1 देता हूँ तो वो सबसे छोटा कर देगा इसको।
देख रहे हो नज़र ही नहीं आ रहा बिल्कुल। और 7 कर दोगे तो वो 7 के अकॉर्डिंग इसको साइज़ दे देगा। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट थी और उस एट्रीब्यूट को मैंने वैल्यू दे दी। वैल्यू कोई भी हो सकती है लेकिन ये डिफ़ाइन होती है। अब जैसे 7 है, मैं यहाँ पे मुंह उठा के 700 नहीं लिख सकता। 7 तक अगर मुझे इजाज़त दी गई है तो मैं 7 तक ही कोई ना कोई वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ, 7 से ऊपर नहीं जा सकता। और एट्रीब्यूट का नाम ये भी पहले से डिफ़ाइन होता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ जाओ जी छोले वाला, ये टैग बना के बैठ जाओ। छोले वाला अब टैग क्या है, यहाँ पे कोई भी टैग नहीं है। अब वो टैग, सॉरी एट्रीब्यूट, छोले वाला कोई भी एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरीके से चाय वाला कोई भी, मतलब कि अपनी तरफ से आप देने बैठ जाओ तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब कलर आप चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको रेड करके दिखा देता हूँ। पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो उसने मेरे लिए क्या किया है, इसका कलर रेड कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास है फॉन्ट का। और इसके अंदर एक दो नई चीज़ें आपको पता लगी, एक प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट और दूसरी चीज़ उसकी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट जो भी हम चीज़ सीखेंगे वो इमेज लगाना सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने वेब पेज के ऊपर इमेज लगा सकते हो। इमेज लगाने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, एक टैग होता है जिसका नाम है IMG। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इमेज की IMG। सिंपल इस पर एंटर करोगे तो ये आपके लिए इमेज का टैग क्रिएट कर देगा। अब इसमें ALT क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूँ। SRC क्या होता है, इसको हटा देता हूँ। सिर्फ इतना सा टैग आपके सामने आता है। अब आप लोगों का यहाँ पे सवाल होना चाहिए, अब जिसका है अच्छी बात है, जिसका नहीं है, क्या आप यहाँ पे देख रहे हो कि इमेज का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। यहाँ पे होना तो ये चाहिए था ना, जैसे सारे के सारे टैग क्लोज होते हैं वैसे यहाँ पे IMG का भी एक क्लोजिंग टैग होना चाहिए था। तो अब यहाँ पे मेरा आंसर है कि इमेज का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इमेज ऐसे टैग जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता उनको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब HTML आपको ये इजाज़त देता है कि आप यहाँ पे इस टैग को खुद से क्लोज कर दो, तब भी ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तब भी आपको इजाज़त है, आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इमेज लगाने के लिए सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया था, IMG लिख के एंटर किया था तो VS कोड ने मेरे लिए इमेज का टैग जनरेट कर दिया था। अब इसके अंदर ये जो ALT और SRC लिखा हुआ है, इन शक्लों को आप पहचानते हो कि ये क्या है? ये ALT क्या है और SRC क्या है? मतलब कि यहाँ पे ALT, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, ALT इस इमेज का एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है। इस तरीके से SRC सोर्स की शॉर्ट फॉर्म है और ALT अल्टरनेटिव का शॉर्टकट है। सोर्स भी और अल्टरनेटिव भी दोनों किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इमेज के टैग की। और ये आपसे क्या मांग रहे हैं, कोई ना कोई वैल्यू मांग रहे हैं। ठीक है, हर प्रॉपर्टी की कोई ना कोई वैल्यू होती है ना, तो अब इनको हमने कोई ना कोई वैल्यू देनी है। अब बाय डिफ़ॉल्ट इस इमेज टैग के अंदर मैं कुछ भी ना लिखूँ, ना इसको कोई मैं सोर्स देता हूँ, ना इसको मैं कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप टेक्स्ट देते होते हो, ठीक है, अल्टरनेटिव में मैं भी इसकी तरफ आऊँगा वापस। तो इस आल्ट के अंदर मैं पेज पे चल के एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ होगा क्या। मैं पेज को आके रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करने पे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब आल्ट के अंदर आ जाओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिक। ठीक है, या यहाँ पे कोई भी लिख दो, प्रोडक्ट लिख दो या जो मर्जी दिल करे, प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, मैं वापस चलता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करूँगा। कैन यू सी यहाँ पे एक इमेज का आइकन आ रहा है, साथ वो टेक्स्ट आ रहा है अल्टरनेटिव जो मैंने टेक्स्ट दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 50% तो माइंड क्लियर हो गया होगा कि अगर आपकी इमेज नहीं वर्क करती, आपकी इमेज के अंदर कोई इशू आता है, आपकी इमेज लोड नहीं होती, तो ये आल्ट क्या करता है, उसका टेक्स्ट आगे शो करवा देता है ताकि यूज़र को पता लग जाए, जो आपकी वेबसाइट विजिट कर रहा है उसको पता लग जाए कि यहाँ पे कोई ना कोई इमेज है। साथ इमेज का छोटा सा ये आइकन भी बाय डिफ़ॉल्ट HTML आपको खुद से देता है। ठीक है, ये तो हो गया आल्ट। अब SRC मतलब कि सोर्स के अंदर मैंने क्या देना है। देखो, इमेज लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि अगर आपके पास सिस्टम के अंदर कोई आपकी इमेज पड़ी है उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। दूसरा तरीका है आप ऑनलाइन कोई पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हो। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ब्राउज़र पे आ जाओ, क्योंकि अभी मेरे सिस्टम में कोई पिक्चर नहीं पड़ी, तो एक मैं डाउनलोड करके आपको लगा के दिखाऊंगा और दूसरी जो है वो मैं आपको ऑनलाइन लगा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेडफोन्स प्रोडक्ट, क्योंकि हम प्रोडक्ट की एक इमेज लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं हेडफोन सर्च कर लेता हूँ, इमेजेस में जाता हूँ और मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे ये वाला ठीक लग रहा है। अब इस के ऊपर आपने क्या करना है, इसकी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करोगे। इसकी इमेज पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे। एक ऑप्शन आएगा कॉपी लिंक एड्रेस, नीचे आ जाओ, इसको छोड़ दो।
यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव इमेज एज और दूसरा आता है कॉपी इमेज एड्रेस। अगर आप कॉपी इमेज एड्रेस करोगे ना, देखो आई रिपीट, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक है कॉपी लिंक एड्रेस और एक है कॉपी इमेज एड्रेस। हमने इमेज लगानी है तो यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक किया। अब इसने क्या किया, मेरे लिए इस इमेज का एड्रेस कॉपी कर लिया। अब इस एड्रेस को मैंने कहाँ यूज़ करना है, इस SRC के अंदर। तो SRC के अंदर आ गया हूँ। अब कॉपी पहले से हुआ है, या तो यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर दो, या फिर इसकी शॉर्टकट है Ctrl+V। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जो भी वहाँ से कॉपी हुआ था ये इसके अंदर खुद ब खुद क्या हो गया, एम्बेड हो गया। ठीक है, ये याद रखना कि कोड्स के अंदर आपने उस लिंक को डालना है और कोड्स आखिर में उनको क्लोज भी करना है। ठीक है, अब मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, यहाँ से अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। कैन यू सी, यहाँ पे हेडफोन की पिक्चर आ गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अब ये तरीका आपको समझ आया है कि मैंने ऑनलाइन लिंक उठाया और ऑनलाइन आके अपनी पिक्चर लगा दी। अब इसका बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे पिक्चर अपने पीसी में खुद डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका इंटरनेट नहीं होगा तो आपकी ये पिक्चर लोड नहीं होगी। ठीक, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पिक्चर को यहाँ से हटा देता हूँ और इसको अब डाउनलोड करके आपको लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन तो आपको समझ आ गई है। अब वापस आते हैं, इस पर राइट क्लिक करना है। एक तो मैंने आपको बताया था कॉपी इमेज एड्रेस, ये ऑनलाइन के केस में है, और ऑफलाइन के केस में आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल ऊपर आप देख रहे हो सेव इमेज एज लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे से लोकेशन पूछ रहा है कि मैंने कहाँ पे करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ जहाँ पे आपका फ़ोल्डर बनाया था, HTML के अंदर आके इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, और अगर मैं थोड़ा सा जल्दी कर गया हूँ तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था वेब का, और उसके अंदर देखो जहाँ आपकी फ़ाइल पड़ी होगी ना, फ़ाइल थी क्लास 2 वाली, वो फाइल किस में पड़ी है, इस HTML के फ़ोल्डर में पड़ी है ना, तो इस HTML के फ़ोल्डर के अंदर आके इसको सिर्फ सेव कर दो। यहाँ पे नाम इसको मैं दे रहा हूँ हेडफोन्स। ठीक है, हेडफोन्स, और यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन आपने याद रखनी है जो यहाँ पे सेव हो रही है वो है PNG फॉर्मेट में। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ तो ये डाउनलोड होके वहाँ पे उस फोल्डर के अंदर मेरे पास चली गई है। अगर आपको यकीन ना आए मेरी बात पे तो मैं यहाँ पे आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। HTML के अंदर ये देखो, ये मेरे पास हेडफोन की इमेज पड़ी है, इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि मैं सच बोलता हूँ। इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ सकते हो। प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे देख रहे हो इस टाइप ऑफ फाइल की टाइप क्या है, .png। तो ये हमने याद रखना है क्योंकि VS कोड में हम इसको देंगे एज ए इनपुट। तो यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ये देख रहे हो यहाँ पे एडिटर भी मुझे दिखा रहा है कि आपके पास ये इमेज पड़ी हुई है हेडफोन वाली। तो अब SRC के अंदर, अच्छा ये याद रखना उस फाइल के साथ ये पड़ी हो, मतलब कि उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे ये फाइल पड़ी है उसी के साथ ये इमेज आपने कॉपी करनी है। अगर इसके बाहर करोगे तो उसकी थोड़ी अलग टेक्निक्स है, वो आगे मैं एडवांस जब काम कर रहा हूँ तो फिर आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ये जो इमेज मैंने डाउनलोड किया उसका पाथ यहाँ पे डाल देता हूँ। तो क्या नाम है इसका इमेज का, हेडफोन्स है। तो यहाँ पे मैं H, देखो जैसे ही मैंने H लिखा उसने मुझे खुद ही सजेशन दे दिया कि क्या आपको ये headphones.png वाली फ़ाइल चाहिए। तो हाँ मुझे यही चाहिए, मैं एंटर कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, इस headphone.png वाली फ़ाइल को लोड कर देगा और मेरे ब्राउज़र पे एज एन इमेज शो कर देगा। ठीक है, मैं वापस जाऊंगा और पेज पे आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊंगा कि क्या ये रिफ़्लेक्ट होता है या नहीं। अभी के लिए तो ये पुराने वाली इमेज है, मैं इसको वापस रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो अभी भी इमेज ठहरी हुई है। ठीक है, अब ये इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे भी स्क्रॉल बार आ रहा है और साइड पे भी स्क्रॉल बार आ रहा है। इस स्क्रॉल बार को मैंने ख़त्म करना है और बस फिर आज के लिए इतना ही। मैं इसको ख़त्म करके आपको दिखा देता हूँ, फिर बाकी का काम हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक प्रॉपर्टी होती है विड्थ नाम की। ठीक है, इस विड्थ नाम की प्रॉपर्टी से होता क्या है कि आप इसको जो भी वैल्यू दोगे ना, ये उतने पिक्सल्स के अंदर आपकी इमेज को सेट कर देगा। ये पिक्सल क्या है, ये बात की बात है। अभी के लिए लेट्स से मैं इसको 100 दे देता हूँ। वापस जाऊँगा, पेज को रिफ़्रेश करूँगा, कैन यू सी 100 साइज़ का इसने मेरे लिए वो हेडफोन क्रिएट कर दिया। ठीक है, वापस आता हूँ, थोड़ा सा हेडफोन बड़ा कर लेते हैं, इसको मैं 300 कर देता हूँ। वापस जाता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब ये मेरे पास 300 साइज़ का एक हेडफोन आ रहा है। ठीक है, अब ये इमेज, क्योंकि इमेज है इस वजह से ये हेलो वर्ल्ड उसके साइड पे आ रहा है, इमेज उसके आगे पड़ी है, लेकिन ऊपर इसलिए हो रही है क्योंकि इमेज का साइज़ वैसे है। आप समझने के लिए यहाँ पे क्या करो, इस फॉन्ट के बाद PR का टैग लगा दो ताकि जो हमारी इमेज है वो ब्रेक होकर नीचे वाली लाइन में आ जाए। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ,
देखो अब इमेज जो है वो हेलो वर्ल्ड के नीचे आ गई है। बाकी साइडों से स्पेस इसने इसलिए लिया है, अगर मैं वापस आपको इमेज दिखाऊं तो देखो हमारी इमेज थी ही ऐसी जिसके अंदर ऊपर और साइड से स्पेस थी। अब क्योंकि यहाँ पे तो हमें पूरी इमेज ही शो होगी ना, अब ये पीएनजी फॉर्मेट में है तो इस वजह से इसका बैकग्राउंड मुझे शो नहीं हो रहा। चलो एक काम करते हैं, आपको इमेज लगाना तो आ गई है ना, सिंपल ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस वाले हेडफोन्स का लिंक कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे आके इस हेडफोन्स डॉट पी एन जी की जगह पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी करूँगा तो ये उसने मेरे लिए यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दिया है। आई थिंक ये ठीक से कॉपी नहीं हुआ, इसको मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ जाके, इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको वापस, और क्योंकि इतना बड़ा लिंक होता नहीं है, पहले इसको ओपन कर लो। हाँ मैंने इसको बाहर से किया था ना, इस वजह से इस लिंक को ओपन करके फिर कॉपी इमेज एड्रेस करो, कॉपी इमेज एड्रेस, वापस जाता हूँ और इसके अंदर अब पेस्ट करता हूँ। अब देखो इतना सा लिंक था। अब वापस मिनिमाइज़ करते हैं, पेज पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, देखो अब समझ आ रही है, क्योंकि हेडफोन बीच में उतने ही है, साइड से उसका बैकग्राउंड है, वो तो हमारी जो पुरानी वाली इमेज थी ना उसका बैकग्राउंड ही नहीं था, वो पीएनजी फॉर्मेट में थी, अब इसका बैकग्राउंड है तो इस वजह से आपको क्लियर हो रहा है। ठीक, तो इस लेक्चर को यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। इसमें काम तो हमने थोड़ा किया है, लेकिन डेप्थ के अंदर मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर इंशाल्लाह मैं ये HTML का कोर्स आपको कंप्लीट ख़त्म करवा दूँगा। थैंक यू।